बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 12th में। आज हम क्लास 12th के चौथे चैप्टर की बात करेंगे और उसके इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और चैप्टर तो आपको मालूम ही है, ये चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। इसमें प्रत्यावर्ती धारा का जो चैप्टर है वो काफी मैथमेटिकल है, उसमें कोई ना कोई न्यूमेरिकल आना ही आना है। तो इस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल तैयार करने हैं। साथ में दो उपकरण हैं, एक तो ट्रांसफार्मर है, एक प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र है। तो इन दोनों को तैयार कर लीजिए और न्यूमेरिकल तैयार कर लीजिए, तो आपको जो है परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न निश्चित रूप से इससे फंस ही जाएगा। तो मैंने कुछ प्रश्न नोट कर रखे हैं इस चैप्टर के जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइए उनको देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति गुणांक का मान अधिकतम होता है जब केवल परिपथ में L हो, मतलब प्रेरण कुंडली केवल हो। दूसरा, केवल C हो, मतलब केवल धारिता हो, संधारित्र हो, या कहें C है, परिपथ में प्रेरण कुंडली और संधारित्र दोनों हो, या फिर परिपथ में केवल प्रतिरोध हो। तो इसको याद रखिए कि शक्ति गुणांक जो को हम cos थीटा से प्रदर्शित करते हैं और ये अधिकतम तब होता है जब परिपथ में केवल R होता है, यानी प्रतिरोध होता है। चित्र देखिए, यदि हम LCR सर्किट में परिणामी प्रतिघात निकालें तो देखिए ये चित्र बनता है और यहां पर ये हमारा R होता है। यहां पर हम लिखते हैं XL माइनस XC, ये XC होता है और इसका परिणामी जो है हम Z से निरूपित करते हैं और Z बराबर होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये Z का मान हो गया। परिणामी प्रतिघात Z बराबर इतना होता है, पाइथागोरस प्रमेय से लगा दिया गया है इस त्रिभुज में, है ना। अब इसमें cos फाई, ये हुआ फाई कोण हमारा, तो cos फाई का मान निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा R/Z, R/Z। और Z का मान हमें मालूम है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये है। अब यहां पर यदि XL माइनस XC का मान 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, ऊपर R लिखा हुआ है, नीचे √R² बचेगा, है ना। भाई नीचे क्या हुआ, XL माइनस XC का होल स्क्वायर था, वो 0 हो गया, तो √R² बचा। √R² मतलब R, तो cos फाई बराबर हो गया R/R बराबर 1, यानी अधिकतम हो गया। अधिकतम मान कब हुआ, जब परिपथ में केवल R हुआ, R ही है, XL और XC आपस में एक दूसरे को निरस्त कर दे रहे हैं। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। अगला है कि एक अमीटर का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पियर है, तो परिपथ में धारा का शिखर मान क्या होगा। कोई भी जो हमारा वोल्ट मीटर या एमीटर परिपथ में मेजरमेंट करता है वो हमेशा जो है उसका शिखर मान नहीं करता। जो एक्चुअल मान होता है, वास्तविक मान होता है, जिसको हम IRMS या VRMS कहते हैं, उसको मेजर करता है। तो यहां पर परिपथ में जो एमीटर लगा हुआ है वो भी 4 एम्पियर यदि करंट मेजर कर रहा है, तो इसका मतलब वो IRMS का मान है। और हमें क्या मान पता करना है, शिखर मान पता करना है। तो शिखर मान पता करने के लिए ये सूत्र है, देखिए वो सूत्र है, यानी जो शिखर मान तथा IRMS में क्या संबंध होता है, तो I शिखर मान, धारा का शिखर मान, I0 या I0 इसको पढ़ते हैं, वो होता है IRMS √2। तो इसका मतलब ये 4 एम्पियर है, तो 4√2 सीधा सा प्रश्न हो गया। ये चौथा ऑप्शन हमारा सही हो गया।
अगला है किसी एलसीआर श्रेणी परिपथ में अनुनाद की स्थिति में धारा तथा लगाई गई वोल्टता के बीच कालांतर कितना होता है। देखिए, धारा, विद्युत लगाई गई धारा और वोल्टता के बीच कालांतर कितना होता है, कब, अनुनाद की स्थिति में। रेजोनेंस की कंडीशन में विद्युत धारा और वोल्टता जो है में कालांतर शून्य होता है, यानी वो दोनों समान कला में होते हैं, क्योंकि परिपथ में एक्स यल जो होता है वो एक्सी के बराबर हो जाता है और एक दूसरे को जो है निरस्त कर देते हैं। कब कर देते हैं, अनुनाद की स्थिति में। अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, एक्स यल बराबर होता है एक्स सी। तो कालांतर जो है धारा तथा वोल्टता में जो कालांतर होता है, कालांतर शून्य होता है। तो हमारा ये चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। अब देखिए, 1 नंबर का प्रश्न है, छोटा सा न्यूमेरिकल। चौथा, 4 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली में 50 वोल्ट की बैटरी जोड़ी जाए तो कुंडली में संचित ऊर्जा क्या होगी। ये फार्मूला मालूम है। यदि संचित ऊर्जा का, कुंडली में संचित ऊर्जा का फार्मूला होता है, ऊर्जा बराबर होती है 1/2 L I स्क्वायर। अब यहां पर I का मान हमें निकालना पड़ेगा। I का मान निकाल लेते हैं। I बराबर, देखिए I बराबर होता है V/R। तो V का मान 50 वोल्ट है और R का मान 10 है, तो ये कट गया, 5 आ गया। 5 एम्पियर की धारा बह रही है, तो संचित ऊर्जा का मान 1/2, L का मान है 10 और I का मान 5 का वर्ग यानी 25 हो गया, 2 पंजे 10, तो 125 जूल ऊर्जा संचित होगी। ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाता है। 5वां प्रश्न है, एलसीआर श्रेणी क्रम का शक्ति गुणांक लिखिए। अभी मैंने लिख करके दिखाया था। देखिए, शक्ति गुणांक यानी कॉस फाई या कॉस थीटा जो भी निरूपित करें उससे जानते हैं हम, और शक्ति गुणांक कॉस फाई बराबर होता है R/√R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अभी हमने निकाल करके दिखाया था, फिर से देख सकते हैं। देखिए, ये R हो गया, ये LCR सर्किट में ये XC होता है और ये इधर बनता है हमारा XL माइनस XC, और त्रिभुज पूरा करते हैं तो ये बन जाता है Z और ये होता है फाई। तो cos फाई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आधार का मान R है, ये Z है, R/Z हुआ। cos फाई का मान क्या हुआ, cos फाई बराबर हो गया R/Z। यही शक्ति गुणांक है। और Z का मान जो है इस त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में, मान लिया ये पॉइंट O है, ये A है, OB है, OAB त्रिभुज में, OAB त्रिभुज में R का वर्ग प्लस AB का वर्ग। AB का मान क्या है, XL माइनस XC है, तो R का वर्ग यानी OA का वर्ग प्लस AB का वर्ग बराबर हो जाएगा OA का वर्ग। तो Z का मान हमारा, Z बराबर हो जाता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये है Z का मान। तो cos फाई R/Z होता है और Z का मान इतना होता है, मैंने लिखा हुआ है। तो ये LCR श्रेणी क्रम में शक्ति गुणांक लिखिए, तो ये आ गया। अब उसके बाद वाटहीन धारा क्या होती है, इसको मैंने पहले से ही लिख रखा है। देखिए, वाटहीन धारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि शक्ति का क्षय नहीं हो रहा है तो उस समय जो धारा प्रवाहित होती है उसे हम वाटहीन धारा कहते हैं। जैसे चौक कुंडली में प्रवाहित धारा, यदि कोई आदर्श चौक कुंडली है, देखिए आदर्श चौक कुंडली का मतलब उसका प्रतिरोध शून्य है, तो ऐसी चौक कुंडली को हम आदर्श चौक कुंडली कहेंगे और उसमें उसकी जो धारा होगी वो वाटहीन धारा होगी, मतलब उसमें शक्ति का क्षय नहीं हो रहा होगा। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति का क्षय न हो तब परिपथ की धारा को वाटहीन धारा कहते हैं।
अगले देखिए 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन मैंने नोट कर रखे हैं इंपॉर्टेंट। या 220 वोल्ट वर्ग माध्य मूल मान तथा आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज है। यहां पर लिखा हुआ है 50 हर्ट्ज। तो धारा का वो वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट है। ये वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान है, VRMS है, और आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज है। तो प्रत्यावर्ती धारा का तात्कालिक मान ज्ञात करो। तो इनको हम मिटाते हैं और देखिए तात्कालिक मान में हमें समीकरण लिखनी पड़ेगी। वो होगी, आपको मालूम है कि प्रत्यावर्ती धारा I बराबर होती है I0 sin ओमेगा टी। ये है प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। अब इसके हिसाब से हम देख लें इसका समीकरण क्या बनेगा। देखिए I ये VRMS है, VRMS का मान है 220 वोल्ट। हमें चाहिए I0, तो I0 बराबर हो जाएगा, अच्छा हमें प्रत्यावर्ती धारा का तात्कालिक मान ज्ञात करना है। ये वोल्टेज के टर्म्स में लिख देंगे क्योंकि प्रतिरोध तो दिया नहीं है, तो हम वोल्टेज के टर्म में लिखे V इक्वल टू हो जाएगा V0 साइन ओमेगा टी। प्रतिरोध दिया होता तो हम उसका जो है विद्युत धारा का भी मान ज्ञात कर सकते थे। तो VRMS 220 वोल्ट है, तो V0 का मान हमें चाहिए, तो VRMS √2 हो जाएगा, तो 220 √2 हो गया। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f। हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है 50 हर्ट्ज, 2 पाई गुणा 50 बराबर हो गया 100 पाई। तो यहां पर तात्कालिक मान हो जाएगा, ये देखा जाए वोल्टता का तात्कालिक मान है, प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता का, यहां पर वोल्टता होना चाहिए था, वोल्टता, प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता का तात्कालिक मान है। तो V बराबर हो जाएगा 220 √2 साइन 100 पाई टी। ये समीकरण हमें लिखनी है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज के नियम का उल्लेख कीजिए, यह किसके संरक्षण पर आधारित है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। लेंज का नियम किसी न किसी रूप से परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। लेंज का नियम, देखिए लेंज का नियम क्या है? नियम किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा विद्युत धारा की दिशा सदैव कुछ इस प्रकार होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे यह उत्पन्न होती है। यह है लेंज का नियम। किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा विद्युत धारा की दिशा सदैव कुछ इस प्रकार होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे यह उत्पन्न होती है। जैसे मान लिया ये कोई कुंडली है, अब यहां पर हम कोई मैग्नेट को लाते हैं, चुंबक को लाते हैं और चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाते हैं, इसके कुंडली की तरफ ले जाएंगे, तो इस कुंडली में जो धारा प्रेरित होगी उसकी दिशा क्या करेगी? चुंबक को आने का विरोध करेगी। मतलब या तो कुंडली को हम लाएं, देखिए 2 तरीके हो सकते हैं, या तो कुंडली को चुंबक के समीप लाएं तो धारा तो कुंडली में ही उत्पन्न होगी, है ना, या इस चुंबक को कुंडली की तरफ लाएं। तो दोनों स्थितियों में
क्या होगा कि इस कुंडली में विद्युत धारा की दिशा जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि यहां पर उत्तरी ध्रुव उत्पन्न होगा, और उत्तरी ध्रुव उत्पन्न करने के लिए हमें यहां पर होने के लिए धारा की दिशा यहां पर उत्पन्न होनी चाहिए वामावर्त दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, जिससे कि यहां पर उत्तरी ध्रुव उत्पन्न होगा, और उत्तरी ध्रुव ही हम चुंबक का ला रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। जब भी हम कोई चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाएंगे तो कुंडली के उस सतह पर भी उत्तरी ध्रुव ही उत्पन्न होगा। वो क्यों हुआ? क्योंकि इसमें प्रत्यावर्ती धारा की दिशा जो थी, प्रेरित धारा की दिशा जो थी वो कुछ ऐसी थी जिससे कि यहां पर उत्तरी ध्रुव उत्पन्न हो गया, और उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में प्रतिकर्षण होने लगेगा। तो ये है लेंज का नियम। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा स्वप्रेरण गुणांक। तीसरा है, ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। देखिए, इसका एसआई मात्रक जो है वो हेनरी है? और वैसे तो दूसरा मात्रक भी है, उसको भी लिख देंगे हम। देखिए, स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, इसकी परिभाषा कहां से ली गई है? स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। तो E बराबर होता -L/dI/dt, ये है। तो L बराबर हो गया E/dI/dt। यदि dI/dt यानी धारा परिवर्तन की दर 1 हो तो L बराबर हो जाता है -E के। इसी के आधार पर परिभाषा इसकी लिखी जाती है, स्वप्रेरण गुणांक। तो किसी परिपथ या कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक का संख्यात्मक मान, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से उस विद्युत वाहक बल, ये क्या है, विद्युत वाहक बल, उस विद्युत वाहक बल के समान होता है, जो उसी परिपथ कहें या कुंडली में एकांक धारा कुंडली में धारा परिवर्तन, ऐसे लिखते हैं, परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। ये है किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक का स्वप्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से उस विद्युत वाहक बल के समान होता है, जो उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। हमने कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक कर दी, यानी 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से धारा का परिवर्तन करें, तो उस समय उस कुंडली में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो उस कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होगा। तो आसान सा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्वप्रेरण गुणांक, इससे परिभाषा बनाई गई है। अगला देखिए, एक न्यूमेरिकल मैंने नोट कर रखा है, ये 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जा सकता है। वो है, यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित 30 एम्पीयर की धारा को, आई का मान कितना है, प्रश्न 1 है, ये 3 अंक के प्रश्न में आ सकता है। तो आई का मान जो है 30 एम्पीयर है, ये प्रारंभिक मान है, और धारा को समय दिया गया है, यानी डेल्टा टी दिया गया है, समय अंतराल है 0.001 सेकेंड में शून्य कर दिया गया, यानी प्रारंभिक
मान तो ये था, और जो अंतिम धारा है, अंतिम, वो शून्य हो गया। तो द्वितीय कुंडली में 1500 वोल्ट विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। 1500 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। तो कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात करिए, यह प्रश्न है। तो इसके लिए फार्मूला होता है E बराबर होता है -m di बटे dt। E का मान 1500 वोल्ट है, m का मान हमें ज्ञात करना है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक m है, और धारा शून्य हो गई बाद में, पहले 30 थी, बटे समयांतराल कितना है 0.001 डेल्टा टी का मान या dt का मान है ना, इसको हम dt भी लिखते हैं। अब m ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1500 बराबर हो गया 30 m बटे 0.001, तो m बराबर हो जाएगा 1500 गुणा 0.001 बटे 30। तो इसको काट लेंगे हम, 3 से 50 आ जाएगा, यानी हमारा ये आ गया 50, और इसकी गुणा करें तो आ जाएगा 0.05, 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 और 1 शून्य वाला हेनरी, 0.05 हेनरी। ये अन्योन्य प्रेरण गुणांक कुंडली का आ गया। अगला प्रश्न जो है, प्रश्न 2, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम लिखिए। फैराडे जी ने जो नियम लिखे हैं, बताए थे, वो 2 नियम हैं, उनको हमें लिखना है, और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर परीक्षा में किसी न किसी रूप से पूछे ही जाते हैं। ये 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो विद्युत प्रश्न 2 है जो 3 नंबर का, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। पहला नियम, प्रथम नियम, किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स की चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर, किए जाने पर, किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किए जाने पर परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, प्रेरित हो जाता है, तथा यह तभी तक प्रेरित रहता है, जब तक परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यह है नियम पहला। क्या है कि किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किए जाने पर परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, तथा यह तभी तक प्रेरित रहता है जब तक कि परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अच्छा, यहां पर एक चीज और पूछी गई थी, यह जो लेंज का नियम था वो किसके संरक्षण पर आधारित है? ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है ना। ऊर्जा संरक्षण को जो है सिद्ध करता है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण को सिद्ध करता है। तो ये हमारा फैराडे का पहला नियम हो गया।
किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किए जाने पर परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है या विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है तथा यह तभी तक प्रेरित रहता है जब तक कि परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अब दूसरा नियम, ये तो यहां पर यह बताया जा रहा है कि फ्लक्स के परिवर्तन होने से जो है विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। दूसरा नियम है किसी परिपथ में उत्पन्न या प्रेरित विद्युत वाहक बल उस परिपथ विद्युत वाहक बल का मान उस परिपथ में होने वाले चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उस परिपथ में होने वाले चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन दर की अनुक्रमानुपाती होता है। ई अनुक्रमानुपाती है डी फाई बटे डी टी, या डेल्टा लिख सकते हैं। और यहां पर जो है ई बराबर हो जाएगा माइनस के डी फाई बटे डी टी। यहां पर के नियतांक है, के एक नियतांक है, और इसका सभी पद्धतियों में जो है के का मान 1 आता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ई बराबर हो गया माइनस डी फाई बटे डी टी। और यदि मान लिया कुंडली है और कुंडली में फेरों की संख्या n है, तो हम इसको लिखेंगे ई बराबर माइनस एन डी फाई बटे डी टी। ये है, यह ऋणात्मक चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव जो है इस फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करेगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करेगा, ये यहां पर ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित करता है। तो ये दो नियम हैं, बहुत आसान है। किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उस परिपथ में होने वाले चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन दर के अनुक्रमानुपाती होता है, ई प्रोपोर्शनल टू डी फाई बटे डी टी, और ई बराबर माइनस के डी फाई बटे डी टी, के का मान 1 होता है। तो इस तरह से यदि कुंडली है और कुंडली में n फेरे हैं तो ई बराबर हो जाता है माइनस एन डी फाई बटे डी टी। ये चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम है। अब देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में मैंने एक न्यूमेरिकल ले रखा है और एक वैसा प्रश्न लिख रखा है, और इसके अलावा जो है 3 प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि समझाइए, या फिर प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, मैंने नोट नहीं कर रखा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत और कार्यविधि समझाइए। यहां पर सिद्धांत भी पूछा जा सकता है। ट्रांसफार्मर और प्रत्यावर्ती जनित्र, धारा जनित्र, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसको अच्छी तरह तैयार कर लीजिए, लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। अब देखते हैं कि ये क्या है। प्रश्न 1 हमारा, एलसीआर संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाइए। तो बहुत आसान है, श्रेणी क्रम अनुनादी, ये 5 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात कर रहे हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए, यहां पर पहला प्रश्न है, पहले हमें एक सर्किट बनाना है जिसमें एक प्रतिरोध लगा दिया, चाहे लाइन वाइज लगा लीजिए, ये एल लगाया हमने, सी लगा दीजिए, संधारित्र लगाया, फिर आर लगा दीजिए।
ये देखिए LCR श्रेणी क्रम में लगा दिए, और यहां पर एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ दीजिए, और ये मान लिया चाहे तो B लिख दीजिए, B इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ये एक श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ तब होगा जब इसका जो प्रेरण प्रतिघात है या धारतीय प्रतिघात है, इसका प्रेरण प्रतिघात कितना होता है, XL होता है। इसको क्या कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात या प्रेरणीय प्रतिघात, इसको XL कहते हैं। धारितीय प्रतिघात ये XC होता है, ये संधारित्र का होता है, और ये प्रतिरोध तो R है ही है, प्रतिरोध जो लगा हुआ है वो R है। अब यदि अनुनाद की स्थिति है, अनुनाद, यदि इस परिपथ की अनुनादी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए। अब यहां पर हम ये लिख दिया, उसके बाद लिख देंगे यहां पर इसका क्या है, XL है, ये XC है, ये R है। R तो ऊपर लिखा हुआ है हालांकि। अच्छा, अब हमें अनुनादी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त करना है, तो लिखना पड़ेगा अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, XL बराबर होता है XC। इसका मान हमें मालूम होना चाहिए। वो क्या होता है, ये होता है ओमेगा L, और ये बराबर होता है 1/ओमेगा C। इसको ओमेगा को इधर ले आइए, तो ये ओमेगा ओमेगा की गुणा हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर बटे बराबर हो जाएगी 1/LC। तो ओमेगा बराबर हो गया 1/√LC। ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf, बराबर हो गया 1/√LC। 2π को इधर भेज दीजिए, यह बराबर हो जाएगा 1/2π√LC। ये आवृत्ति का सूत्र है, बहुत आसान है ना। इस परिपथ की अनुनादी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए। यह बराबर आ गया, अनुनादी आवृत्ति है ये अनुनादी आवृत्ति है, यह बराबर है ये अनुनादी आवृत्ति का बराबर है 1/2π√LC। अब पूछा जा रहा है अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध पर कैसे निर्भर करती है। यदि देखिए उस परिपथ का प्रतिरोध जो R होता है यदि कम है, तब तो अनुनादी आवृत्ति निर्भर नहीं करेगी, है ना। तो यदि यहां पर लिखेंगे, यदि परिपथ का प्रतिरोध कम है तो अनुनादी आवृत्ति इससे प्रभावित नहीं होगी। यदि परंतु या यदि कोई एक, यदि परिपथ में प्रतिरोध अधिक है तो अनुनादी जो धारा प्राप्त होगी हमें, धारा वैसे तो हमें मैक्सिमम प्राप्त होती है, का मान घट जाएगा। यानी तब हमारी जो है अनुनादी आवृत्ति प्रभावित हो जाएगी यदि प्रतिरोध, परिपथ में लगा प्रतिरोध अधिक है। तो यदि न्यून है तो देखिए यहां पर R कहीं आ ही नहीं रहा है ना। यदि मान लिया परिपथ का प्रतिरोध अधिक हो जाता है तो उसमें धारा का मान भी कम हो जाएगा, और जिससे कि जो है अनुनादी आवृत्ति प्रभावित होगी। अच्छा, स्वप्रेरण गुणांक और स्वप्रेरकत्व की जो हमने मात्रक तो पहले ही बता दिया था, हेनरी होता है, वही याद कर लीजिए, और फिर अलग से बताने की जरूरत नहीं है, है ना। अगला है
न्यूमेरिकल है, इसको जरा समझ लीजिए क्या है। बहुत आसान न्यूमेरिकल है। किसी परिपथ में धारा तथा वोल्टता का मान निम्नलिखित है। ये धारा और वोल्टता का मान दिया गया है। आई बराबर दिया गया है 3.5 साइन 628t प्लस 30 डिग्री एम्पियर, और वोल्टेज का मान दिया गया है 28 साइन 628t माइनस 30 डिग्री। इसका मतलब यह हुआ कि धारा तथा वोल्टता में कलांतर है, समान कला में नहीं है। वो भी हमें निकालना क्या है, तो ज्ञात कीजिए धारा का शिखर मान। बहुत आसान है। शिखर मान तो यहां पर लिखा जाता है। तो पहला है शिखर मान, धारा का शिखर मान 3.5 एम्पियर है शिखर मान। फिर है धारा का वर्ग माध्य मूल मान, धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ये जो होता है IRMS बराबर होता है I0/√2, और I0 का मान देखिए दिया गया है 3.5/√2। इसको हल करने के लिए आपको जो है ऐसा करना पड़ेगा, इंटू √2/√2 गुणा √2। तो ये हो जाएगा हमारा 3.5/2 गुणा, ये देखिए √2 हो जाएगा, और ये 2, तो 3.5, इससे इसको भाग दे दीजिए तो 1.75 गुणा इसकी वैल्यू रख दीजिए 1.414 गुणा कर लीजिए, तो ये धारा का वर्ग माध्य मूल मान प्राप्त हो जाएगा। और नहीं तो इसको 18 ले लीजिए, 1.8 ले लीजिए, इसको 1.4 ले लीजिए, गुणा कर दीजिए, लगभग मान पता लग जाएगा। इतना एम्पियर जो है IRMS होगा। फिर पूछा गया आवर्त काल पता करना है। इसको लगभग हमने कहा ना, इसको 1.8 मान लीजिए, इसको 1.4 मानिए, और गुणा करके पता कर लीजिए। अगला है आवर्त काल। आवर्त काल ये किसका मान दिया गया, ये ओमेगा का मान दिया गया है। 628 क्या है भाई, यहां पर ओमेगा टी होता है। तो तीसरा पार्ट है आवर्त काल, तो यहां पर ओमेगा दिया गया 628। ओमेगा का मान होता है 2π/t बराबर 628 है ना। तो टी बराबर इसी गुणा कर सकते हैं। यहां पर 628 टी बराबर हो गया 2 गुणा 3.14, यहां पर मान रखेंगे तो टी बराबर हो जाएगा, ये भी हो गया 6.28/628। तो भाग दे दीजिए तो देखिएगा पॉइंट लगेगा। अब 62 में भी नहीं जा रहा है, अगला एक और अंक ले लिया तो हमारा इतना आ गया है ना। और नहीं तो दशमलव हटा दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। दशमलव हटाया 628/628 गुणा, और 2 जीरो वाला मतलब 100 आ जाएगा नीचे। ये 1 हो गया, इसको भाग देने पे 1/100, 1/100 का मतलब 0.01। ये है सेकंड। ये जो है आवर्त काल आ गया। फिर उसके बाद पूछा गया धारा तथा वोल्टता के बीच में कलांतर पता करना है। इसी से कलांतर पता लगता है। तो यहां पर धारा जो है 30 डिग्री लीड कर रही है और यहां पर लैग बिहाइंड है, तो कलांतर पता करना है। चौथे पार्ट में कलांतर, धारा, चौथा पार्ट है इसका, धारा तथा वोल्टता में कलांतर बराबर 30 माइनस 30 बराबर हो गया 60 डिग्री, या π/3। पाई, इसको क्या लिखते हैं, π/3 रेडियन। 60 डिग्री या फिर π/3 रेडियन। तो ये जो है कलांतर हो गया। देखिए ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि समझाइए, सीधा प्रश्न है थ्योरी पार्ट में। पॉइंट वाइज आंसर लिखिए। इसका सिद्धांत जो है वो ही पूछा जाता है, तो सिद्धांत भी याद करिएगा, रचना देख लीजिए और कार्यविधि बताइए, ठीक है ना। तो अन्योन्य प्रेरण के आधार पर के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। यानी एक कुंडली में जब परिवर्ती धारा प्रवाहित की जाती है तो दूसरी जो द्वितीय कुंडली है उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। ये इसका सिद्धांत है। इसी तरह से प्रत्यावर्ती धारा जनित्र भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसका सिद्धांत जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, और इसकी कार्यविधि कैसे ये जो है
यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये बस सीख लीजिए। और चित्र जो है दोनों के बनाना भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये प्रश्न कुछ थे जो कि मैंने डिस्कस किए, कि उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे और ये आपका जो है कुछ न कुछ नॉलेज बढ़ गया होगा, और जो कि आगामी परीक्षा में निश्चित रूप से आपको जो है फायदा पहुंचाएगा। तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।